हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा आयजा मोहाली में जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने इंटरव्यू दिया था पीएचडी के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो पीएचडी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आया था अप्रैल में शायद, और वो शायद मई तक वो फॉर्म फिलअप प्रोसेस चला था। उसके बाद इंटरव्यू से कुछ दिन पहले हमारे पास एक बिल आया था, तो जिसके थ्रू हमको एक गूगल फॉर्म जो था वो सबमिट करना था। उसमें हमको बेसिक डिटेल्स जैसे मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा एप्लीकेशन आईडी ये सब कुछ फिल करना था। और उसके साथ साथ वहाँ पे दो और ऑप्शन भी था, जहाँ पे एक में हमको चूज करना था कि हम कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा जो इंटरव्यू होगा वो देना चाहेंगे। जैसे मैंने चूज किया था फिजिकल, क्योंकि मुझे फिजिकल में ही इंटरव्यू देना था और मुझे काम भी उसी फील्ड में करना है। और उसके बाद एक ऑप्शन था जहाँ पे हमको प्रोफेसर्स का मतलब प्रोफेसर्स के नाम जो है वो हमको प्रायोरिटी ऑर्डर में देना था। ऐसे करके हमको 3 प्रोफेसर चूज करना था उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो ऐसे गूगल फॉर्म हमको सबमिट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद जिस दिन हमारा इंटरव्यू था तो उस दिन सुबह को एक ऑनलाइन मीटिंग में हमको ऐड होने के लिए कहा गया था, जिस वाले मीटिंग के थ्रू हमको जो इंटरव्यू का टाइम है वो हमको अलॉट किया गया था। 4:30 PM के अराउंड मुझे जो है टाइम अलॉट हुआ था। तो जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था तो उसके पहले एक प्रोफेसर का मुझे कॉल आया था कि यू शुड ज्वाइन नाउ, इट्स योर टाइम फॉर इंटरव्यू। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे एक लॉबी में डाला गया पहले, उसके बाद मुझे इंटरव्यू पैनल के सामने रखा गया। और अच्छा, तो इंटरव्यू जैसे शुरू हुआ तो उन्होंने पहले तो कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपने बारे में कहा, जैसे मेरा मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, मैंने बीएससी एमएससी में कहाँ से किया है, मेरा परसेंटेज कितना रहा है, मैंने कौन से वाले जो नेशनल लेवल एग्जाम है क्वालिफाई किया है, तो वो सब मैंने बताया। फिर उसके बाद जैसे दूसरे इंटरव्यूज में होता है कि आपसे पहले पूछा जाता है कि आप बताओ कि आप कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करके आए हो। तो इस वाले इंटरव्यू में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था, डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया था। तो जिस प्रोफेसर को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था तो उन्होंने ही मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया। तो उन्होंने कहा कि मैं फिजिकल ऑर्गेनिक फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं आपसे भी उसी फील्ड में क्वेश्चन करूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर आई एम नॉट वेरी गुड एट ऑर्गेनिक। तो उन्होंने कहा कि ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि ओके सर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो मैंने कहा कि सर काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म फास्टर एंड थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आर द वंस विच आर मोर स्टेबल। तो उन्होंने कहा कि ओके, कोई एग्जांपल बताओ। तो मैंने कहा कि सर अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, आप 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन को ड्रॉ करें। तो फिर उन्होंने ही रिएक्टेंट्स भी दिया मुझे कि आप साइक्लोपेंटाडाई और मैलिक एनहाइड्राइड का 4+2 रिएक्शन करो। तो मैंने कहा कि मैंने फिर ड्रॉ किया उसको और फिर उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ओके, नाउ मार्क दी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो जैसे हम सबको पता है कि इंटर प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का, और ये जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। और एक जो प्रोडक्ट होता है माइनर, और ये होता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा कि ओके, नाउ ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। मतलब एक डायग्राम ड्रॉ करना था, उसमें एक ही डायग्राम में मुझे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को मतलब उसका जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो ग्राफ आता है वो मुझे प्लॉट करना था। तो मैंने वो भी प्लॉट किया। तो उन्होंने फिर कहा कि ओके,
now tell me if there is any mechanism through which kinetically controlled product converts into the thermodynamically controlled product. तो मैं फिर ऐसे सोचने लगी, क्योंकि कुछ ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं था पहले. तो उन्होंने कहा कि यू कैन लुक एट दी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंड देन आंसर. तो मैंने फिर देखा इस डायग्राम को, और फिर मैंने कहा कि सर, the kinetically controlled product at first converts to the reactant because the activation energy barrier is low, and then the reactant converts to the thermodynamically controlled product. तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ. फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू नो ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो मैंने कहा कि नो सर, आई डोंट नो, बट इफ यू गिव मी दी रिएक्शन कंडीशन एंड दी रिएक्टेंट देन आई कैन ट्राई टू मेक दी प्रोडक्ट. तो उन्होंने कहा कि ओके, राइट मिथाइल बेंजोएट प्लस हेक्सानॉल. तो मैंने वो लिखा. फिर उन्होंने कहा कि नाउ गिव वन एरो एंड just put methyl in place of the hexane group and hexane in place of the methyl group. तो मैंने वो भी ड्रॉ किया. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि now this reaction attains a equilibrium. तो मैंने फिर इक्विलिब्रियम का साइन है वो भी लगाया. फिर उन्होंने पूछा कि अगर हम इस रिएक्शन को इनर्ट कंडीशन में करवाएं तो हम कौन से मतलब हम किस वाले वेसल में करवाएंगे, ओपन वेसल में करवाएंगे या फिर एक क्लोज कंटेनर होगा उसमें करवाएंगे. तो मैंने थोड़ी देर रिएक्शन को देखा, तो क्योंकि मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा था. और फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे थोड़े बहुत हिंट देने लगे. तो मैंने उनसे पूछा कि सर, हमारा जो मिथानॉल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके साथ जो एक और एस्टर बन रहा है, तो वो एस्टर एक्चुअली में गैसियस प्रोडक्ट है या फिर मतलब वो लिक्विड है या सॉलिड है. तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट गैसियस. तो मैंने कहा कि सर, इफ द एस्टर इन द प्रोडक्ट इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट देन वी will do the reaction in the open vessel because then the methanol will evaporate and then we will have to perform less separation reaction. तो ये वाला टॉपिक भी यहीं पे खत्म हुआ. फिर उन्होंने मुझसे तीसरा जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, तो वो था कि व्हाट इज बाफर सोल्यूशन एंड गिव एन एग्जांपल. तो मैंने उनको कह दिया था कि H3PO4 और NaH2PO4. तो उन्होंने कहा कि H3PO4 is not a very weak acid. Let's consider acetic acid and sodium acetate. And now we are adding 0.1 normal HNO3. Now plot the diagram of pH versus the volume of acid added. तो मैंने तो ये वाला कहीं पढ़ा नहीं था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा. तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही जल्दबाजी में थे वो. तो मैंने फिर डायग्राम ड्रॉ किया. तो उन्होंने फिर कहा कि नाउ एक्सप्लेन दिस. तो मैंने कहा कि सर, क्योंकि ये जो है बाफर सोल्यूशन है और एसिड जो है वो उतना उसका स्ट्रेंथ जो है वो उतना हाई नहीं है. तो पहले तो हम सबको पता है कि बाफर क्या होता है, मतलब उसका पीएच को चेंज को वो रेजिस्ट करता है. तो पहले तो पीएच जो है वो कांस्टेंट रहेगा. फिर कुछ देर बाद क्या होगा कि क्योंकि हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो पीएच जो है वो डिक्रीज करेगा. और फिर जब बाफर सोल्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि पीएच जो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम सेम स्ट्रेंथ का एसिड ही बार बार डाल रहे हैं. तो पीएच तो चेंज करेगा नहीं. तो यहाँ पे मेरे जो पहला प्रोफेसर थे उन्होंने क्वेश्चन करना बंद कर दिया. तो उसके बाद मैंने जिन प्रोफेसर को सेकेंड प्रायोरिटी दिया था उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना चालू किया. उन्होंने मुझसे पूछा कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का आप वो जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसका ग्राफ प्लॉट करो. तो मैं तो पहले भूल गई थी, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था. तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत हिंट दिया. तो
फिर मैंने उस वाले ग्राफ को मतलब उन्होंने कहा कि प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर हम एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमको कैथोड में और एनोड में क्या मिलेगा। तो मैंने तो पढ़ा नहीं था ये कहीं पे भी, तो मैंने बस वो इक्वेशन लिख के रख दिया कि एसिटिक एसिड से एरो लेके एसिटिक एनायन प्लस H प्लस। तो फिर उन्होंने कहा कि कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो तो इजी है, अब वही बता दो। तो मैंने कहा कि सर उसमें तो H प्लस आयन से हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि ओके नाउ एनोड में क्या होगा वो बताओ। तो फिर मैं सोचने लग गई क्योंकि मैंने ये भी कहीं पे पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने कहा तो मैं आंसर नहीं कर पाई, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि यहाँ पे मीथेन और मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट्स जो है वो मेन फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या आप वो बता सकते हो। तो मुझे तो वो भी पता नहीं था, तो मैंने कहा कि सॉरी सर आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये जो कैटायंस जो कैथोड की तरफ जाते हैं और ये जो एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं, तो ये एक्चुअल में जाते कैसे है? क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर क्या होता है कि ये मतलब आयंस जो है वो हमारे इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो मुझे ये वाला भी पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट रिटन इन एनी बुक। तो मैंने कहा कि ओके सर आई एम सॉरी आई डिडंट नो। तो वैसे करके मेरा इंटरव्यू जो था वो ख़त्म हो गया। तो ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा भी, मतलब मुझे तो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आया था खुद के इंटरव्यू से। तो मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ दिन बाद जो है ऑफिशियल साइट में उन लोगों ने नाम पब्लिश कर दिया था, तो वहाँ पे मेरा नाम था। कुछ दिन बाद मैंने जिन प्रोफेसर्स को सेकेंड प्रायोरिटी दिया था और उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे कॉल मतलब इसके रिगार्डिंग कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द PhD प्रोग्राम। तो मैंने तो उनसे कह दिया था कि सर आई हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन एट समवेयर एल्स, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे तरीके से बात की, मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ भी की। मतलब मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था। और मैंने उनसे भी वही कहा कि सर आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाई थी। ज़्यादातर मैं ही कह रही थी कि आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि सी दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, नो वन नोज एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वी डू रिसर्च। तो मुझे ये बात सुन के भी काफ़ी मतलब क्या बताऊँ, काफ़ी मतलब हैरानी सी हुई कि ऐसे भी प्रोफेसर्स होते हैं जो इतनी फ्रेंडली होते हैं और ऐसे बात करते हैं। तो फिर हाँ, तो उनके साथ मेरी इतनी ही बात थी। और उसके कुछ दिन बाद जो है मुझे ऑफलाइन जो है ऑफर लेटर भी रिसीव हुआ था और इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऑफिशियल मेल भी आया था। ओवरऑल मुझे जो है ये यहाँ पे इंटरव्यू देके तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा था। मुझे लगा नहीं था कि आइजर्स में भी ऐसे होता है, मतलब आप क्वेश्चंस का आंसर ना दो फिर भी उसके बाद प्रोफेसर्स को आप पसंद आ जाओ उतना कि आपको सिलेक्ट कर ले PhD के लिए। तो एज एन एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आप सबको ही वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि एक तो है कि फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि अगर आपको सिलेक्शन ना भी हो तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा कुछ लॉस हो गया। और उसके साथ साथ अभी कोरोना के लिए, क्योंकि सारे इंटरव्यूज जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो मतलब आपको तो कहीं जाना भी नहीं है, आपको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी बियर नहीं करना पड़ेगा। बस आप ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन कर लेना और जैसा भी हो जाए, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो शायद आपको आगे जाके कहीं हेल्प कर दे। तो मैं आपको टिप्स के तौर पे बस इतना ही कह सकती हूँ कि देखो, आपको जो
मतलब जो पार्ट आपको नहीं आता है वो आप पहले से ही बोल दो कि सर आई डोंट नो। ऐसा नहीं करना कि मतलब आपको नहीं आता है फिर भी आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है लेकिन बस ऐसे इधर उधर बात को घुमा रहे हो, तो इससे क्या होता है आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ता। इससे बेहतर यही होगा कि आप उनको बता दो कि सर आई डोंट नो। तो आपको इससे वो क्या होगा, प्रोफेसर आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देंगे कि कैसे प्रोसीड करना है, उससे आप शायद अच्छा आंसर जो है वो एक्चुअल में दे पाओ, रेदर देन कि आप वैसे ही मतलब इधर उधर बात घुमा के टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इससे प्रोफेसर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो आप एक अकेले कैंडिडेट तो नहीं हो, आपके साथ साथ बहुत मतलब एक दिन में शायद वो लोग 20 से 30 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे करके उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाके मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो आप खुद भी समझ सकते हो कि अच्छा नहीं लगता है उनको। तो ये बात है जो मुझे लगा कि मेरे इंटरव्यू में शायद उनको पसंद आया। और जो प्रोफेसर ने मुझे कॉल किया था उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि यू हैड एक्सेप्टेड दैट यू डिडंट नो व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट। तो आप ये चीज कर लेना। तो आई थिंक कि बस इतना ही है। और तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि जो कुछ अलग मैंने किया होगा अपने इंटरव्यू में। और हाँ, जो भी आप लिखोगे पेपर में, क्योंकि आप उनके सामने नहीं बैठे हो, आप पेपर में जो भी लिखोगे उसको क्लियरली लिखना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि गंदा करके लिख रहे हो या फिर कुछ छोटा करके लिख रहे हो ताकि वो कैमरा से दिखे ही ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको दिख रहा है, आप खुद समझ पा रहे हो, लेकिन जो कोई मतलब कैमरे के दूसरे साइड बैठा है शायद उसके लिए वो चीज उतना अच्छे से विजिबल ना हो, वो समझ ना पाए। तो इससे भी जो है इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको जाके किसी से लैपटॉप जाके उधार मांग रहे हो, किसी से जाके मतलब आप बोर्ड मांग रहे हो कि मुझे कोई ब्लैक बोर्ड दे दो या व्हाइट बोर्ड दे दो, मुझे इंटरव्यू देना है। ऐसा भी नहीं करना है, मैंने भी नहीं किया था। मैंने अपने सारे जो इंटरव्यूज है पीएचडी के लिए मैंने सारे ही अपने जो फोन है उसी के ही थ्रू दिया है। और मैंने बोर्ड भी यूज नहीं किया है। मैंने बस ऐसा ही एक आप A4 शीट या फिर आपके पास कोई भी ब्लैंक पेज जो है आप वो यूज कर सकते हो। और उसके ऊपर आप प्रेफरेबली एक स्केच पेन से लिखना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि काफी जो है साफ सुथरा है ये पेज। मतलब आप यहाँ पे ऐसे साफ लिखोगे और देखो ऐसे अगर आप दिखाओगे दूसरे को तो उसको भी दिखेगा कि आपने क्या लिखा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है आपका इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए। और बस यही है, थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना, कि ऐसा नहीं कि रूड हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है लेकिन फिर भी अगर प्रोफेसर आके आपको बोल रहा है कि नहीं यू आर रॉन्ग, देन जस्ट एक्सेप्ट इट, ओके। क्योंकि हम लोग को हमने कितना ही साल जो है सब्जेक्ट को पढ़ा है, वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, शायद उनको ज्यादा पता हो। तो आप बस इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। और बस इतना ही है, मुझे तो लगता है इसी से ही हो जाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप ये भी मत सोचना कि आपने मेरा एक्सपीरियंस देख लिया, मैंने जो क्वेश्चंस आंसर किया है तो आपको अभी ऐसा लगने लग जाए कि आप भी अगर जाके फिजिकल में ही इंटरव्यू दोगे तो आपको भी शायद यही वाले क्वेश्चंस पूछा जाए। तो ऐसा नहीं होगा। अब बस इसको एक एज अ एक्सपीरियंस मान सकते हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा मत सोच के चलना कि आपसे भी यही वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैंने जो क्वेश्चंस का आंसर बताया है इस वीडियो में, मैं एडवाइस करूंगी कि आप जाके मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने सही कहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब आप मतलब कहने का मतलब यही है कि आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, या फिर आपको अगर किसी और से भी डिस्कस करना है मेरे वाले क्वेश्चंस तो आप उनसे भी जाके डिस्कस कर सकते हो। मैंने बस वही वाले आंसर्स यहाँ पे दिखाए हैं जो मैंने खुद मतलब इंटरव्यू में बताया था, वही वाला आंसर मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेसर जो है वो बहुत ही फ्रेंडली थे, तो ऐसा भी हो सकता है मैंने कुछ गलत कहा हो और उन्होंने शायद मुझे मतलब बोला नहीं कि यू आर रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है। तो
तो बस यही है जो भी टिप्स मुझे देना था। और एक और जो क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि हमारा मीडियम जो होगा कन्वर्सेशन का वो क्या होगा। तो मैंने तो अपना इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही दिया है। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ कि मतलब बहुत ही अच्छा आपको कुछ इंग्लिश वहाँ पे बताना है कि मतलब थोड़ा बहुत ग्रामर इधर उधर हो जाए तो वो भी चलता है, वो इतना कुछ देखते नहीं। और मैंने तो वैसे पूछा नहीं था कि हिंदी अलाउड है या नहीं, लेकिन आप उनसे परमिशन मांग सकते हो क्योंकि मुझे लगा कि प्रोफेसर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ माइंड करेंगे कि अगर आप ये कहो कि सर मतलब मैं नहीं दे सकता इंग्लिश में इंटरव्यू, आप प्लीज़ मुझसे हिंदी में क्वेश्चन करो। तो आई थिंक कि वो भी शायद परमिशेबल हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, मतलब कुछ आइडिया हुआ होगा कि कैसा इंटरव्यू होता है। और आगे अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हो और अगर कुछ सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप सभी का क्वेरी मतलब आप सभी को रिप्लाई दे देने का। और अगर आप मुझे चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं अपना मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।